मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? चलिए जी। ईबीसीएल में हमने एक नया एक्ट स्टार्ट किया था, जिसकी अभी तक हमने एक क्लास लगाई है। और आई थिंक उस क्लास में आपको काफ़ी इजी वे में समझ आया होगा कि जिस एक्ट की हम बात कर रहे थे वो एक्ट क्या है। हमने बात स्टार्ट की थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के बारे में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी फर्स्ट क्लास के अंदर। आज हम इस एक्ट पे हमारी क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं, और डेफिनेशंस में कुछ हमारी पेंडिंग थी जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन भी आज हम पढ़ेंगे। तो जो आज की हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन सेज एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो किन किन एक्टिविटीज को मैन्युफैक्चर में कवर किया जाएगा। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं मैन्युफैक्चर की, तो इसमें ना ऑलमोस्ट सभी तरह की एक्टिविटीज को कवर किया हुआ है। जितनी भी तरह की एक्टिविटीज आपको पता है, आपकी नॉलेज में है, आप देखते हो, वो सब इसमें कवर्ड है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी मैन्युफैक्चर में कवर कर रखी है जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को ये मैन्युफैक्चर बोल रहे हैं। मैन्युफैक्चर मीन्स टू मेक, प्रोड्यूस, फैब्रिकेट, असेंबल, प्रोसेस और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होगा, कुछ भी बनाना, कोई भी चीज जिसकी मेकिंग हो रही है, बनाई जा रही है, वो मैन्युफैक्चर में आएगी। असेंबल, असेंबल का मतलब क्या होता है, बने बनाए पार्ट्स लेकर के आना, उन्हें जोड़ देना ताकि एक फिनिश गुड्स रेडी हो जाए, उसे बोलते हैं असेंबलिंग। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें जहां पे सेल्स एरिया में जा करके वहां पे असेंबलिंग की जा रही है किसी भी पर्सन के थ्रू, वो भी मैन्युफैक्चर में कवर होगी। प्रोसेस, किसी भी काम को करने का तरीका मैन्युफैक्चर में आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ एग्जिस्टेंस में आएगा। और जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही है, या तो ये लेबर इंटेंसिव मेथड के थ्रू हो रही है, मतलब बाय हैंड हो रही है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव मेथड, मतलब मशीनरीज के थ्रू की जा रही है। और अगर हम बाय हैंड कर रहे हैं या बाय मशीन कर रहे हैं, कैसे भी करो, आप क्या कर रहे हो, किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, ठीक है, जिसका एक अलग फीचर है, अलग नेम है, कोई अलग यूज है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चर के अंदर रेफ्रिजरेशन, कटिंग, पॉलिशिंग, ब्लेंडिंग, रिपेयर, रीमेकिंग, री इंजीनियरिंग, ये सब एक्टिविटीज भी मैन्युफैक्चर के अंदर शामिल की गई है। एंड इंक्लूड्स, उसके अलावा एग्रीकल्चर करना मैन्युफैक्चर का पार्ट माना गया है। एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स की प्लांटेशन करना, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, विटिकल्चर एंड माइनिंग, जितनी भी एक्टिविटीज दे रखी है ये सब भी मैन्युफैक्चर के अंदर कवर की हुई है। हालांकि मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको इसमें ये देखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर हो रही है। उसके बाद ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था इसके बारे में कि ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट क्या होगी। उसके बाद पर्सन दिया हुआ है, पर्सन को भी सर हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। एसईजेड इज ए स्पेसिफिकली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड वर्ड का मतलब है क्रिएटेड, बनाया गया, क्रिएट किया गया, ड्यूटी फ्री एनक्लेव एंड शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ्स। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, उसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं इस तरह क्या बोल रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन कि सेज क्या है। ये मान लो कोई भी एक शहर है, जिसको आप नोएडा मान लो, बस मान लेना, हंसना नहीं है, ठीक है। ये नोएडा है, इतना इतना पार्ट
जो नोएडा का है वो बैकवर्ड एरिया है, तो इसको गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, सेज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जो ये बैकवर्ड एरिया है नोएडा का, इसको क्या किया, सेज डिक्लेयर किया गया। अब कह रहे हैं कि सेज क्या है, व्हाट इज सेज। अब जो हमने ये पार्ट कवर किया है इसको आप शेड कर दो, ताकि इसको हम बोल सके शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन हमने देखा है ये क्या है सर, ये हमारे लिए सेज एरिया है। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं मीनिंग। सेज इज ए स्पेसिफिकली डेलिनेटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव। पहले इतना इतना समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि सेज एक ऐसा एरिया है जिसको स्पेशली कंस्टिट्यूट किया गया है या डिक्लेयर किया गया है, स्पेशली किया गया है। क्योंकि सेज डिक्लेयर करना मतलब कोई स्पेशल काम कर रहे हैं। बाकी जो अनशेडेड पोर्शन है वो तो कॉमन एरिया है, वो तो नॉर्मल एरिया है, उसको तो सेज नहीं बोला हमने। हमने सिर्फ शेडेड जो शेडेड पोर्शन है उसे क्या बोला है सर, सेज बोला है। तो सेज एक ऐसा एरिया है जिसको स्पेशली डिक्लेयर किया गया है, क्या, ड्यूटी फ्री एरिया या एनक्लेव बोल दो। एनक्लेव का मतलब एरिया। तो कह रहे हैं कि सेज एक ऐसा एरिया है जिसको स्पेशली ड्यूटी फ्री डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ प्लस जो सेज है उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड फॉरेन टेरिटरी होगा। मतलब जो सेज एरिया है उसको हम इंडिया के बाहर का एरिया काउंट करेंगे। हालांकि जो सेज एरिया है वो हमारे नक्शे में ही रहा है, इंडिया के मैप के अंदर ही है, किसी न किसी शहर के अंदर है, किसी न किसी स्टेट के अंदर है, फिर भी सेज एक्ट के अकॉर्डिंग वो एरिया क्या है सर, फॉरेन टेरिटरी है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तभी तो हमने सेज के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ा था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लॉजिक सर अब हमें समझ आ रहा है कि हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन क्यों पढ़ी थी। क्योंकि सेज एरिया में से कुछ भी बेच रहे हैं बाहर तो वो एक्सपोर्ट है। क्योंकि सेज एरिया अपने आप में क्या है, एक अलग फॉरेन टेरिटरी है। चाहे वो इंडिया के मैप के अंदर ही आ रही है, किसी शहर के अंदर ही वो एरिया है, किसी स्टेट के अंदर ही वो एरिया है, फिर भी उस एरिया को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं सर, एज पर एक्ट उसको फॉरेन टेरिटरी ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है व्हाट इज सेज का आंसर। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं, अब हमारे ज्यादा काम का कंटेंट आ रहा है सर, जिसपे आपको बहुत फोकस देना है। अब हमारे प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं। प्रोविजन के अंदर सबसे पहले क्या देखा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज। कि सेज कौन बना सकता है, सेज एरिया डिक्लेयर करवाना है तो सेज एरिया कौन कौन डिक्लेयर करवा सकता है, ये पढ़ना है आपको। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन, पर्सन का मतलब सर बताने की जरूरत नहीं है, हमको ध्यान है पर्सन का मतलब क्या होता है, जॉइंटली और सेवरली में एस्टेब्लिश अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बना लो चार्ट। क्वेश्चन क्या है सर हमारा, हु कैन एस्टेब्लिश सेज। सेज एरिया कौन कौन पर्सन, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सेज एरिया एस्टेब्लिश कर सकते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं। एनी पर्सन, एनी पर्सन, पर्सन का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन तीनों में से कोई भी सेज एरिया एस्टेब्लिश कर सकता है। तो क्या सर एक आम इंसान, कोई इंडिविजुअल भी सेज एरिया डिक्लेयर करवा सकता है क्या, बिल्कुल करवा सकता है। पर सेज एरिया डिक्लेयर करने का एट लास्ट अप्रूवल कौन देता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि सेज एरिया एस्टेब्लिश तो कोई भी करवा सकता है, पर कोई भी एरिया सेज बनेगा या नहीं बनेगा, इसका ऑर्डर कौन पास करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्लीकेंट को, जिसने भी अप्लाई किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हमको किसी एरिया को सेज डिक्लेयर करवाना है, तो वो एप्लीकेंट को एक लेटर ऑफ अप्रूवल देता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो लेटर ऑफ अप्रूवल अगर आपके पास आ गया, इसका मतलब आपने किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करवा दिया है, ये बोल रहे हैं। अब सेक्शन 3 पूरा पढ़ते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन जॉइंटली, मतलब मिल के भी, या सेवरली, अलग से, इंडिविजुअली, अकेले, मे एस्टेब्लिश अ सेज एनी पर्सन हु इंटेंड्स। अब यहाँ पे एनी पर्सन दे रखा है, मतलब पर्सन के बारे में बोल रहा है पहले। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू सेटअप अ सेज मे आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरिया make a proposal to state government concerned for the purposes of setting up a SEZ. It also allows a person at his option to make a proposal directly to the board for the purpose of setting up SEZ. In cases where such proposal has been received directly from a person, the board may grant approval, and after receipt of such approval, the person concerned is required to obtain the concurrence, concurrence मतलब सहमति, of state government within prescribed time. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, चार्ट के थ्रू समझते हैं सर ये क्या बोल रहे हैं। अभी जो फर्स्ट लाइन दे रखी थी सेक्शन 3 की, उतना तो हमें समझ आ गया कि सेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो सेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सर हमने 3 तरह के लोग पढ़े हैं जो सेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कौन कौन से? एनी पर्सन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों में से किसी को भी लगता है कि कहीं पे कोई बैकवर्ड एरिया है जिसको डेवलप करना चाहिए, और वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो, फैक्ट्री सेटअप हो, वहां पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट हो, तो फिर उस एरिया को हम सेज डिक्लेयर करवा सकते हैं। पर अल्टीमेट ऑर्डर कौन पास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी कि किसी एरिया को सेज डिक्लेयर करना है कि नहीं करना। ठीक है, इतना हमें समझ आता है। आगे क्या बोल रहा है? एनी पर्सन की बात कर रहा है, मतलब इस पॉइंट को आगे लेके जा रहा है। अब मैं चार्ट के थ्रू आपको ये सारा समझा दूंगा, आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब कह रहे कोई भी पर्सन किसी भी एरिया को सेज डिक्लेयर करवा सकता है। तो अगर पर्सन अप्लाई करेगा अप्रूवल लेने के लिए, तो कैसे कैसे और कहां कहां अप्लाई कर सकता है? देखो, सबसे पहले पर्सन को क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, आइडेंटिफाई द एरिया। ये 2 अलग केस है यहाँ पे, और यहां पर भी पहले क्या आएगा? आइडेंटिफाई द एरिया। क्या मतलब बना सर इसका? मान लो मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं, तो क्या मैं सेज एस्टेब्लिश कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। अब जिस एरिया को मुझे सेज डिक्लेयर करवाना है, तो सबसे पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मुझे कौन से एरिया को सेज डिक्लेयर करवाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर? उस एरिया को फाइंड आउट करूंगा जिस एरिया को मैं सेज डिक्लेयर करवाना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं अप्लाई कहां करूंगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। मैं एप्लीकेशन कहां फाइल करूंगा सर? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली बोर्ड के पास भी अप्लाई कर सकता हूं। मेरे पास 2 रास्ते हैं किसी भी एरिया को सेज डिक्लेयर करवाने के लिए। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? एरिया आइडेंटिफाई करूंगा। एरिया मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद पहला रास्ता मेरे पास क्या है? मैं एप्लीकेशन लिखूं, एप्लीकेशन बनाऊं और कहां फाइल करूं? स्टेट गवर्नमेंट के पास फाइल करूं। दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है? मैं एप्लीकेशन ड्राफ्ट करूं और सीधी डायरेक्ट बोर्ड के पास अप्लाई कर दूं कि मुझे अप्रूवल दो किसी एक एरिया को सेज डिक्लेयर करवाने के लिए।
अब कह रहे जैसे ही आपने बोर्ड के पास एप्लीकेशन फाइल की तो बोर्ड या तो हाँ बोल देगा या तो यस बोलेगा कि इसकी तरफ से हाँ है, या फिर नो बोलेगा कि इसकी तरफ से ना है। अगर इसने यस बोला तो आपको कंसेंट लेनी है, फर्दर कंसेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ही बोर्ड ने आपको अप्रूवल दे दी तो फिर आप कहाँ जाओगे सर? फिर हम जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी कंसेंट लेने के लिए। ये लिखा हुआ इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो आप प्रपोजल जो फाइल करोगे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फाइल कर सकते हो, या फिर प्रपोजल डायरेक्टली बोर्ड के पास भी फाइल कर सकते हो। जैसे ही आपने प्रपोजल बोर्ड के पास फाइल किया तो बोर्ड के दो में से कोई एक आंसर होंगे, या तो बोर्ड की तरफ से हाँ होगी या बोर्ड की तरफ से क्या होगी सर? ना होगी। अगर बोर्ड की तरफ से ना है फिर तो हमारा प्रपोजल वहीं पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, खत्म हो गई बात वहीं पे, मतलब हमारा एरिया सेज डिक्लेयर नहीं होगा। अगर बोर्ड ने हाँ बोल दी है फिर हम आगे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे तो पहले चले जाओ चाहे बाद में चले जाओ, ये बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ सेकंड पैराग्राफ के अंदर, इन केस अ स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू सेटअप सेज। अब यहां पे सेज एरिया एस्टेब्लिश कौन करना चाहता है सर? स्टेट गवर्नमेंट खुद किसी एरिया को सेज डिक्लेयर करवाना चाहती है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी? पहले एरिया आइडेंटिफाई करेगी। स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी? पहले एरिया आइडेंटिफाई करेगी कि हमें कौन से एरिया को सेज डिक्लेयर करवाना है। फॉरवर्ड द प्रपोजल टू बोर्ड ऑफ अप्रूवल, ठीक है। उस बोर्ड का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल नाम है उसका पूरा। फिर एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद ये अपना प्रपोजल किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ अप्रूवल को देगी फॉर सेटिंग अप ऑफ सेज। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू सेट अप एंड नोटिफाई द सेज विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड विदाउट रेफरिंग द प्रपोजल टू बोर्ड। अब इस पैराग्राफ में ना दो बात कर गया। पहली बात तो क्या की? इसने स्टेट गवर्नमेंट की बात की, देख लो चार्ट में। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट पहले क्या करेगी? आइडेंटिफाई द एरिया। स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगी सर? एरिया को फाइंड आउट करेगी कि कौन से एरिया को हमें सेज डिक्लेयर करवाना है। उसके बाद ये कहां अप्लाई करेंगे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास अप्लाई करेंगे। सिंपल सा केस दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी कहां अप्लाई करेगी सर? बोर्ड के पास अप्लाई करेगी। अब बोर्ड के दो में से एक आंसर होंगे, कौन कौन से? या तो यस या नो, खत्म बात। अगर बोर्ड ने अप्रूवल दे दी फिर आगे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर बोर्ड ने मना कर दिया फिर आगे जाएंगे ही नहीं, फिर हमारा केस वहीं खत्म हो गया, ठीक है। ये बात कर दी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। साथ ही साथ इसी पैराग्राफ में बोल रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगी? पहले आइडेंटिफाई द एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगी? एरिया को फाइंड आउट करेगी कि कौन से एरिया को सेज डिक्लेयर करना है। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद अब यहां पे थोड़ा सा चेंज है, स्टेट गवर्नमेंट और बीए मतलब बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अब आप अपने माइंड में सोचो, क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी है? नहीं है। क्या बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा है? सर आप भी कैसी बात करते हो, कैसे बड़ा होगा? तो ना तो स्टेट गवर्नमेंट बड़ी है, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ना ही बोर्ड ऑफ अप्रूवल बड़ा है, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करना चाहती है तो ना तो परमिशन लेगी स्टेट गवर्नमेंट से और ना ही परमिशन लेगी बोर्ड से। अपनी मर्जी से किसी भी एरिया को सेज एस्टेब्लिश कर सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी अथॉरिटी से कंसल्ट करने की, परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ अप्रूवल दोनों ही लोअर है, सबॉर्डिनेट है इसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसीलिए ये लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ के अंदर। आगे चलते हैं थर्ड पैराग्राफ में। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑन रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ सेज forward the proposal together with its recommendations to the board of approval within specified time. The board of approval may, after receipt of proposal for setting up says, either approve the proposal or approve the proposal subject to such terms and conditions as it may deems fit to impose. It can also modify or reject the proposal for setting up a says. आ जाओ चार्ट में, ये चार्ट ही कंटिन्यू रहेगा सेक्शन 3 के लिए। अब देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा है, किसी पर्सन ने चाहा कि मैं किसी एरिया को सेस डिक्लेयर करवाऊंगा। मान लो कि मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी एरिया को क्या करूं, सेस डिक्लेयर करवाऊं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। फिर मैंने किसके पास अप्लाई किया, स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया, इसके लिए सेस एस्टेब्लिश करने के लिए। अब जब मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्लाई करूंगा तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट से दो में से कोई एक जवाब मिलेगा, या तो अप्रूवल मिल जाएगी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर अप्रूवल नहीं मिलेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी फिर तो क्या होगा, केस खत्म हो गया, मतलब मेरे पास अब कोई भी चांस नहीं है क्या करने का, सेज एस्टेब्लिश करने का। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मेरी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी तो फिर मेरी एप्लीकेशन आगे कहां जाएगी, अब जो मेरी ये एप्लीकेशन है वो आगे जाएगी बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं ध्यान देना, हम एनी पर्सन की बात कर रहे हैं, और रूट कौन सा है सर, स्टेट गवर्नमेंट वाले रूट की बात कर रहे हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट रूट से जा रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं हम। चलिए, अब बोल रहे हैं कि जैसे ही बोर्ड के पास मेरी एप्लीकेशन जाएगी तो वो इन तीन में से कोई एक बात बोलेगा, या तो यस बोल देगा या नो बोल देगा कि नहीं आपकी एप्लीकेशन हम पास नहीं करेंगे, या तो यस बोल देगा एप्लीकेशन पास कर देगा, या फिर नो बोल देगा एप्लीकेशन पास नहीं करेंगे, या फिर मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ, जो एप्लीकेशन हमने फाइल की है जो बीए तक पहुंच गई है उसमें उस एप्लीकेशन के अंदर बीए को कुछ कमियां लग रही है, तो वो क्या बोलेगा, इन कमियों को दूर करके ले आओ फिर हम आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो पैराग्राफ में क्या बोला गया सर, हमको ऐसा बोला गया है। आगे दिया हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड फॉर setting up assess and other terms and conditions subject to which the board may approve, modify or reject any such proposal received by it. तो आई थिंक आपको ये वाला चार्ट समझ आ गया होगा जो हमने अभी बनाया। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको एक बार दिखा देता हूं कि हमने अभी क्या चार्ट बनाया है। देखिए जी, जो हमने अभी चार्ट बनाया है वो कुछ ऐसा है। थोड़ा सा नीचे कंटेंट और भी आएगा, तो एक बार आप इसको देख लो कि हमने अभी चार्ट क्या बनाया है। उसके बाद ये था, तो ये हमने अभी चार्ट प्रिपेयर किया, ठीक है। तो चार्ट की फॉर्म में आप इसको समझोगे, बहुत इजीली समझ आएगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखो अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है जो आपको अप्रूवल देती है कि आपका एरिया सेज एस्टेब्लिश होगा, डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जहां से हमारे पास क्या आता है सर, लेटर ऑफ अप्रूवल आता है कि हमारा एरिया जिसके लिए हमने अप्लाई किया था, जिसको सेज एस्टेब्लिश करने के लिए हमने अप्लाई किया था,
वो एरिया एक्चुअल में सेज डिक्लेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके लिए अप्रूवल कौन देगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। अब कह रहे हैं कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप एप्लीकेशन फाइल करते हो या जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है कि कोई भी एरिया सेज एस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा, उससे पहले आपको दो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट, जितना एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उतना एरिया आपका होना चाहिए जिसको आप सेज में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि कम से कम 1000 यार्ड का एरिया होना चाहिए जिसको आप सेज एस्टेब्लिश करवाना चाहते हो। तो हमको एक ऐसा एरिया ढूंढना है जो बैकवर्ड है और जिसको हम सेज एस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं, जिसकी मेजरमेंट क्या हो? 1000 यार्ड की हो। ठीक है, साथ ही साथ एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये दो तरह की रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर इनको पूरा करोगे तभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव करेगी, अदरवाइज अप्रूव नहीं करेगी। ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी बोर्ड ऑफ अप्रूवल भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करेगा, वरना अप्रूव नहीं करेगा। अब मान लो मैंने क्या किया, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है, हम एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि जो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड है सेज एस्टेब्लिश करने के लिए वो 1000 यार्ड्स का होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के पास या मैंने डायरेक्टली बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास एक एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे एक एरिया को सेज डिक्लेयर करवाना है, तो मैं आपके पास एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ। उस एप्लीकेशन में मैंने जो एरिया की मेजरमेंट लिखी है वो कितनी लिखी है सर? 800 यार्ड्स। और मेरी एप्लीकेशन कहाँ गई है? बीए के पास गई है। तो क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ? सर बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर रहे। तो क्या बोर्ड ऑफ अप्रूवल मेरी एप्लीकेशन पास कर देगा? सर ऐसे कैसे पास कर देगा? वो मना मना कर देगा आपको। क्या बोल के मना करेगा? कि आपने मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट की कंडीशन को पूरा नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कैसे पूरा नहीं किया? बोर्ड क्या बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है अगर किसी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करना है तो कम से कम 1000 यार्ड्स की स्पेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ये बात है? वो कह रहे हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी एप्लीकेशन अप्रूव ना करो, मैं दोबारा से आऊंगा और इस बार मैं 1000 यार्ड की जगह लेकर के आऊंगा। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, फिर आप आ जाना, फिर हम आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव कर देंगे। तो मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आपकी एप्लीकेशन पास नहीं होगी। आगे क्या बोला गया है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 further provides that if the board approves the proposal without any modification, it shall communicate the same to central government. If it approves the proposal with modification, it shall communicate the same to the person or the state government concerned. If the modifications are accepted by the person or state government, the board of approval shall communicate the approval to central government. If it rejects the proposal, it shall record the reason therefore and communicate the rejection to the person or the state government concerned. इसको भी चार्ट से समझेंगे। जितना ज्यादा कंटेंट ईबीसीएल में चार्ट से समझोगे उतना ही फायदा होगा। देखिए जी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। बात कर रहा है सेल्स कौन कौन एस्टेब्लिश कर सकता है? सर अभी तो बताया आपने, ये 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो सेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कौन कौन? एनी पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। पर हमको जो ये पैरा दे रखा है, मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 बात करता है सिर्फ इन 2 लोगों की। अब देखो
इनकी बात करते हैं। एनी पर्सन के पास दो रास्ते थे एप्लीकेशन फाइल करने के। एक तो था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, या था डायरेक्टली बीए के थ्रू। आप दोनों में से कोई भी रास्ता ले लो, दोनों के लिए सेम प्रोसेस चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन गई, पास हो गई, कहाँ चली गई आगे? बीए के पास चली गई। मतलब अब इस केस में भी एप्लीकेशन कहाँ है? बीए के पास है। और इस केस में भी एप्लीकेशन कहाँ है सर? वहां पे डायरेक्टली बीए के पास है। और एप्लीकेशन है किसकी? एनी पर्सन की है। तो क्या ये और ये एक तरह से अब सेम लेवल पे पहुंच गए ना? अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो दोनों ही रास्तों से सेम लेवल पे है, सेम जगह पे है। इस वाले रास्ते में भी बीए के पास है, इस वाले रास्ते में भी कहाँ है सर? बीए के पास है। अब कह रहे हैं जैसे ही आपने बीए, आपकी एप्लीकेशन बीए के पास जाती है तो वो क्या करेगा? वो आपकी एप्लीकेशन, अब जो हम पढ़ेंगे वो इन दोनों ही केस के लिए है। इसके आप 3 डिसीजन फॉर्म करो। या तो यस बोलेगा, कौन? बीए, दोनों ही केस में। या क्या बोलेगा? नो बोलेगा, कौन? बीए, दोनों ही केस में। या क्या बोलेगा कि मॉडिफाई करो, एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करो। किसमें? दोनों ही रस्तों में। अब ये बोल रहे कि अगर आपको यस बोला गया है, अगर क्या बोला गया है? अगर यस बोला गया है तो फिर क्या होगा? जो डिसीजन है इसका, बोर्ड का, कौन सा डिसीजन है? यस वाला डिसीजन है। वो किसको कम्युनिकेट किया जाएगा? एप्लीकेंट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब बोर्ड क्या करेगा? अगर बोर्ड ने अपनी तरफ से हाँ बोल दिया कि ठीक है मेरी यस है, तो एप्लीकेंट को बताएगा, कौन? बोर्ड। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताएगा, कौन? बोर्ड, कि मेरे पास एक एप्लीकेशन आई थी, इस बंदे ने मेरे पास अप्लाई किया था किसी भी एरिया को सेस डिक्लेयर करवाने के लिए, उसने मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर रखी थी और जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी सारी पूरी कर रखी थी, तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अगर डिसीजन कैसा आया? नो का आया। अगर बोर्ड ने क्या बोला है? नो बोला है, तो वो सिर्फ एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा। बोर्ड सिर्फ किसे इन्फॉर्म करेगा? एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा, अगर बोर्ड ने ना बोल दिया तो। अब यहाँ पे सीजी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि सीजी के पास एप्लीकेशन जानी नहीं है, यहीं पे हमारी एप्लीकेशन मना हो गई, तो इसीलिए सीजी को हमने इन्फॉर्म नहीं किया। अगर मुझे बोर्ड ने ऐसा बोला है कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां है, उसको ठीक करके ले आओ, तो डिसीजन क्या पास हुआ सर? मॉडिफाई करने का पास हुआ। फिर मैं क्या करूंगा? एप्लीकेंट विल मॉडिफाई द एप्लीकेशन। जैसे ही बोर्ड ने मुझे बोला कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं, इनको ठीक करके लेके आओ, तो मैं क्या करूंगा? उस एप्लीकेशन को ठीक करूंगा। फिर दोबारा से एप्लीकेशन कहां जाएगी? बोर्ड के पास जाएगी। ठीक है। फाइल द मॉडिफाइड एप्लीकेशन। किसके पास? बीए के पास। मैं क्या करूंगा? अपनी मॉडिफाइड एप्लीकेशन कहां फाइल कर दूंगा सर? बीए के पास फाइल करूंगा। फिर बीए क्या करेगा? दो में से एक ऑर्डर पास करेगा। कौन सा? या तो यस का या नो का। अगर यस का ऑर्डर पास हुआ तो बोर्ड किनको किनको बताएगा? एक तो एप्लीकेंट को बताएगा। अगर यस का ऑर्डर पास होता है तो बोर्ड किनको किनको बताएगा सर? एप्लीकेंट को बताएगा और क्या बोलेगा? बधाई हो, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी गई है। साथ में बोर्ड किनको बताएगा? सीजी को बताएगा। मतलब मॉडिफाई होने के बाद अप्रूव की गई है, तो सेम केस एप्लीकेंट को बताया जाएगा, मेरे को बताया जाएगा, साथ में बोर्ड जो है वो सीजी को भी बताएगा। अगर नो का ऑर्डर पास किया मॉडिफाई करने के बाद भी, तो ओनली एंड ओनली
एप्लीकेंट को बताया जाएगा। ये लिखा हुआ है सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 के अंदर। तो ये हमने चार्ट फॉर्म किया इसका सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 का, देख लीजिए ये हमारा चार्ट है। तो ये तो अभी तक हमने एनी पर्सन की बात की है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई कंपनी, कोई एलएलपी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई एओपी, कोई बीओआई, कोई सोसाइटी, कोई ट्रस्ट, इनमें से कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसका प्रोसेस ये चलेगा, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन किसने फाइल की है सर, स्टेट गवर्नमेंट ने फाइल की है। अब स्टेट गवर्नमेंट वाला केस भी तो देख लो, इसको भी तो देख लो। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एप्लीकेशन फाइल्ड किसके पास सर, बीए के पास। तो सेम केस चलेंगे यहां पर भी, यहां पर भी 3 केस चलेंगे, यस होगा, नो होगा और मॉडिफाई। तो प्रोसेस क्या चलेगी, सेम चलेगी। अगर यस हो गया तो मैं यहां पे दोबारा से ड्राफ्ट नहीं कर रहा, मैं यहां सेम लिख रहा हूं, सेम केस चलेगा। अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल की हाँ है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल किनको किनको बताएगा, एप्लीकेंट को बताएगा। इस बार एप्लीकेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे बधाई हो, आपकी एप्लीकेशन हमने पास कर दी है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताएगा कि हमारे पास इस स्टेट गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन आई थी किसी भी एरिया को सेल्स डिक्लेयर करवाने के लिए, ठीक है, किसी एरिया को सेल्स डिक्लेयर करवाने के लिए उसने मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर रखी है प्लस अदर टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर रखी थी, तो हमने उसकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी है। या फिर पीए मना कर देगा साफ साफ स्टेट गवर्नमेंट को। अगर मना किया है तो ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट जो एप्लीकेंट था उसको इन्फॉर्म करेंगे। या फिर बीए स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है ना उसमें कुछ कमियां है, उनको ठीक करके लेके आओ, फिर हम देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करनी है या फिर रिजेक्ट करनी है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास वापस एप्लीकेशन चली गई, वो उसको ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद दोबारा से बीए के पास फाइल कर देंगे। अब बीए दोबारा से एप्लीकेशन पढ़ेगा, देखेगा कि जो कमियां थी क्या उनको दूर किया गया है। अगर बीए का जवाब यस में है तो बीए क्या बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, बधाई हो आपकी एप्लीकेशन हमने पास कर दी है। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ बीए किसको बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा कि हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी उसको हमने अप्रूव कर दिया। और अगर मॉडिफाई करने के बाद भी बीए का मन ऐसा है कि हमें एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करनी तो वो रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा और सिर्फ किसको बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट को बता देगा कि जो आपने हमारे पास एप्लीकेशन फाइल की थी ना उसको हमने मना कर दिया है। ये बोल रहा है सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 में। सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 requires central government to grant on receipt of communication from board of approval a letter of approval on such terms and conditions and obligations and entitlements as approved by BA to the person or the state government concerned। अब कह रहे हैं जैसे ही आपकी एप्लीकेशन, चाहे एप्लीकेशन फाइल की थी पर्सन ने, चाहे एप्लीकेशन फाइल की थी स्टेट गवर्नमेंट ने, बीए के अगर बीए ने एप्लीकेशन क्या कर दी है सर, अप्रूव कर दी है, फिर वो एप्लीकेशन आगे कहां जाएगी, अल्टीमेट अथॉरिटी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट वो आखिरी पर्सन है, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, जो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, ठीक है। तो जैसे ही बोर्ड ने एप्लीकेशन अप्रूव कर दी, चाहे वो एप्लीकेशन पर्सन ने फाइल की थी, चाहे वो एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने फाइल की थी, बोर्ड के अप्रूव करने के बाद वो एप्लीकेशन कहां जाएगी सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एट लास्ट अपना ऑर्डर देता है और जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया वही फाइनल माना जाएगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हाँ होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको क्या देगा, एक लेटर ऑफ अप्रूवल देगा, ठीक है। और जैसे ही लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया हमको, कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसका मतलब हमको उस एरिया को सेल्स डिक्लेयर करने की पावर मिल गई है, परमिशन मिल गई है, अब वो एरिया सेल्स डिक्लेयर हो चुका है। However, central government may, on the basis of approval of board, approve more than one developer in one SEZ area in cases where one developer does not have in possession
द मिनिमम एरिया ऑफ कंटीजियस लैंड, कंटीजियस मतलब रिक्वायर्ड, as may prescribed for setting up a cess. In all such cases, each developer is considered as developer in respect of land in his possession. अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। एक मिस्टर ए नाम का बंदा है, ये ना किसी एरिया को सेज डिक्लेयर करवाना चाहता है, ठीक है, और उस एरिया का मेजरमेंट कितना है, 800 यार्ड्स। और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है कि मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, 1000 यार्ड्स होना जरूरी है। पर एक ही नजर में जो एरिया है वो कितना है सर, 800 यार्ड है। अब इसने क्या किया, एप्लीकेशन फाइल की स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर एप्लीकेशन गई बीए के पास, फिर कहां जाएगी सर, एट लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। क्या मिस्टर ए मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, सर नहीं कर रहा, उसकी एप्लीकेशन यहीं पे ही रिजेक्ट हो जाएगी। पहले स्टेप पे ही एप्लीकेशन क्या हो जाएगी सर, रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। अब एक मिस्टर बी नाम का बंदा और है, जिस एरिया को मिस्टर ए सेज एस्टेब्लिश करवाना चाहता है, उसके साथ में ही जो चिपका हुआ एरिया है, जो खाली जगह है, वो क्या है, वो किसकी है, वो मिस्टर बी की है, ठीक है। उसका मेजरमेंट कितना है, हम मान रहे हैं कि उसका मेजरमेंट है 200 यार्ड्स। बाय चांस उसका मेजरमेंट कितना निकला, 200 यार्ड्स निकलता है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या बोला कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब इन दोनों का एरिया मिला के कितना बन रहा है सर, 1000 यार्ड्स बन रहा है। अब क्या हमारी जमीन की कंडीशन, जो एरिया वाली कंडीशन थी, पूरी हो रही है, सर डेफिनेटली पूरी हो रही है। अब एप्लीकेशन यहाँ पास होगी, सर बिल्कुल पास होगी, अब तो रोक ही नहीं सकते एप्लीकेशन को। यहाँ पास होगी, सर बिल्कुल पास होगी, यहाँ पास होगी, सर बिल्कुल पास होगी। तो इसकी तरफ से इनके पास क्या आएगा, लेटर ऑफ अप्रूवल आएगा। अब सेज एक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है सर, डेवलपर है। डेवलपर कौन है, वो पर्सन जिसके पास प्रूफ आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 10, इस बात का, किसी भी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करने का। साथ ही साथ मिस्टर बी भी क्या माना जाएगा सर, डेवलपर माना जाएगा। जो मिस्टर बी है वो भी क्या माना जाएगा, यहाँ पे डेवलपर माना जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट अकेला ए पूरा नहीं कर पा रहा था, तो उसने साथ वाली जगह भी कवर की है, ताकि मिनिमम एरिया वाली रिक्वायरमेंट क्या हो जाए सर, पूरी हो जाए। और जो साथ वाली एरिया की जगह है वो किसकी है, बी की है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बी भी क्या बन जाएगा, डेवलपर माना जाएगा। ऐसा वहां पे हमारे लिए लिखा हुआ है। ये बोल रहे हैं पैराग्राफ के अंदर। आगे लिखा हुआ है, दिस सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन और अ स्टेट गवर्नमेंट हु इंटेंड्स टू प्रोवाइड एनी इंफ्रा फैसिलिटीज इन द आइडेंटिफाइड एरिया। आइडेंटिफाइड एरिया मतलब जो एरिया सेज एस्टेब्लिश हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं। और अंडरटेकन एनी ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस में आफ्टर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द डेवलपर मेक अ प्रपोजल फॉर द सेम टू बोर्ड ऑफ अप्रूवल for its approval. Every such person or state government whose proposal has been approved by board and who or which has been granted letter of approval by central government shall be considered as a co-developer of the said area. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी पर्सन, देखो कोई भी पर्सन या फिर स्टेट गवर्नमेंट
क्या चाहती है किसी सेज एरिया में, आइडेंटिफाइड एरिया मतलब सेज एरिया, किसी सेज एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देना चाहती है, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, किसी भी तरह की फैसिलिटी कोई पर्सन या स्टेट गवर्नमेंट देना चाह रहा है, कहाँ पे, सेज एरिया में। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डेवलपर से पहले एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हम, क्योंकि डेवलपर का वो एरिया है, सेज एरिया किसका है सर, डेवलपर का है, तो डेवलपर से पहले एग्रीमेंट किया जाएगा कि हम आपके एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देना चाहते हैं। अगर डेवलपर हाँ बोलता है कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा ही है अगर आप सेज एरिया में इंफ्रा फैसिलिटी दोगे, तो जो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे है, जो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हैं, उनका मोटिवेशन बूस्टअप होगा कि उनके लिए और भी लोग मिल रहे हैं हेल्प कर रहे हैं और लोग मिल करके। ठीक है, इंफ्रा फैसिलिटी दे रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे हो, कंसिडरेशन चार्ज करोगे इसका। तो अगर डेवलपर एग्री हो गया है कि उसके एरिया में आप इंफ्रा फैसिलिटी दे सकते हो, तो आप, मतलब जो लोग इंफ्रा फैसिलिटी देना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो बोर्ड के पास अप्लाई करेंगे, ये बोलेंगे कि हमने डेवलपर से तो पूछ लिया है, उससे हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है कि हम इतने टाइम तक इस तरह की इंफ्रा फैसिलिटी उसके एरिया में, सेज एरिया में देंगे। बोर्ड ऑफ अप्रूवल की परमिशन मिल गई है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिलेगा, लेटर ऑफ अप्रूवल मिलेगा, इनको, उन लोगों को जो इंफ्रा फैसिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और जो लोग इंफ्रा फैसिलिटी दे रहे हैं कहाँ पे, सेज एरिया में, चाहे वो पर्सन है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको हम क्या मानते हैं, उनको हम को डेवलपर मानते हैं। और को डेवलपर की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां भी ये चीज हमने डिस्कस की थी कि जो लोग डेवलपर की हेल्प कर रहे हैं उस एरिया को और डेवलप करने के लिए, उस एरिया में ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, काम चालू करें, और हेल्प कैसे कर रहे हैं, इंफ्रा फैसिलिटी दे करके हेल्प कर रहे हैं, तो उनको हम को डेवलपर बोलते हैं। तो मतलब क्या बना, अगर किसी को डेवलपर को सेज एरिया में इंफ्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसको भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है। पहले तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, किससे, डेवलपर से, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, बोर्ड ऑफ अप्रूवल से, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो एट लास्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल देगा, तब जाके को डेवलपर उस सेज एरिया में इंफ्रा फैसिलिटी दे सकता है। ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हु कैन सेटअप सेज। अब कह रहे हैं कि सेज एरिया कौन कौन लोग सेटअप कर सकते हैं। एनी प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो नेचुरल पर्सन है चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ज्वाइंट सेक्टर मतलब इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट और पब्लिक मिल करके, ठीक है, ज्वाइंटली सेवरली पढ़ा था हमने। या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, कोई डिपार्टमेंट है, ये सभी लोगों के पास राइट है क्या करने का, किसी भी एरिया को सेज एस्टेब्लिश करने का। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस किया आज हमने, सेक्शन 3, और काफी कुछ कंटेंट कवर था इस सेक्शन के अंदर। अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है ये, पूरी प्रोसेस दे रखी है कि एप्लीकेशन पहले कौन फाइल करता है, कहाँ जाती है, फिर आगे कैसे जाती है, किसके पास जाती है, लास्ट में अप्रूवल कौन देता है, वो सब हमने डिस्कस किया। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आपको ये रिवाइज करना है, और कोई भी डाउट आती है तो आप मुझसे ले सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।